आयुषी बैंक में नौकरी करती है और उमेश एलआईसी कार्यालय में है। उमेश तो घर से 10-11 बजे निकलता है, पर आयुषी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पावनी 11 साल की और बेटा सनी 7 साल का। आयुषी दोनों बच्चों को स्कूल भेज उमेश का लंच पैक कर बाकी का काम बाई पर छोड़कर तैयार होकर बैंक निकल जाती। लेकिन उसे हमेशा यही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे उमेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार आयुषी ने उमेश को अखबार की ओट से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नजरों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो ही जाएगी। आयुषी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना। ये कहकर एक दिन आयुषी ऑफिस चली गई। आयुषी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वो अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी आयुषी के पास ही रहती थी, अतः वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। उमेश और नंदा दोनों आयुषी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। आयुषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो तुरंत भाग गई। उमेश हकलाते हुए कहने लगा, आयुषी, मैं नहीं, वही जबरदस्ती करने। आयुषी ने बिना उमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए, बिना तुम्हारी मर्जी के वो और तुम। छी छी, कहकर आयुषी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। आयुषी ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वो सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वो सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों उससे नफरत करेंगे। उमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वो आयुषी के सामने जाए। आयुषी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती है। आयुषी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात, सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। आयुषी की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वो घर बाहर कितना करेगी। आयुषी ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने बताया, हाँ, एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने, पर वो थोड़ी बूढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर आयुषी खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वो मन ही मन मुस्कुराई कि उमेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांताबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब आयुषी को कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी। वैशाली को पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों बाद आएगी। यह सुनकर आयुषी के पसीने छूट गए। कांताबाई एक रोज किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी, ये मेरी बहू है रूपा, अब से यही आपके घर काम करेगी। कांताबाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर? आयुषी ने पूछा। मैडम, अब मुझसे काम नहीं होता है, गठिया की शिकायत है मुझे, काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है, मगर आप चिंता ना करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांताबाई ने कहा। आयुषी ने हाँ तो कह दी, फिर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर आयुषी को डर लगा रहता था कि उमेश की गंदी नज़र कहीं रूपा पर भी ना पड़ जाए।
रूपा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। आयुषी के सामने ही वो काम करके चली जाती थी। आयुषी रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। आयुषी हमेशा उसे कुछ न कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी। आयुषी को वो अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। आयुषी ने एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो वो बोली, दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। रूपा अपने मायके, ससुराल, नाते रिश्तेदारों सबके बारे में बताती रहती थी। आयुषी अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा नहीं था। रूपा ने आयुषी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी कभार लेट भी आती तो आयुषी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो उमेश कुछ नहीं कर सकता है। रूपा अब बड़े सलीके से सज धज कर रहने लगी थी। आयुषी ने एक दिन पूछ ही लिया, रूपा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और ये तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा, बहुत ही सुंदर रंग है। रूपा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिला खिला सा रहने लगा था। आयुषी ने पूछा भी, रूपा आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। आयुषी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। आयुषी को इस बात की हैरानी थी कि उमेश इतना कैसे सुधर गया। रूपा उसे चाय देने भी जाती तो नजर उठाकर भी नहीं देखता है। आयुषी को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मुस्कुरा उठी। रूपा को काम पर ना आए आज हफ्ता हो गया। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रूपा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली ने कहा कि उसके घर भी रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने ये भी कहा कि रूपा का घर आयुषी के घर से थोड़ा दूरी पर ही है, जाकर पूछ ले। आयुषी को लगा कि वैशाली सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वो काम पर आएगी भी या नहीं। संकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थी। बाहर से ही सब कुछ दिख रहा था। कांताबाई, आयुषी की आवाज सुनते ही कांताबाई बाहर आ गई। रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आयुषी ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, करम जली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही हो, कोई बात हो गई क्या? आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो मैं और क्या बोलूं, पता नहीं ये कलमुही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिलखते हुए कहा। आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहाँ कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? आयुषी को अब जोर का झटका लगा। वो रूपा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वो तो चरित्रहीन निकली। आयुषी को यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की मां बनने वाली है, कहीं मेरे पति की। फिर अपने दिमाग को झटका देते हुए अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर उमेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वो तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर आयुषी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। आयुषी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वो कैसी होगी। ये सब सोच सोच कर ही आयुषी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगता था। आयुषी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। आयुषी को काम करता देख एक दिन उमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई।
आयुषी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही है। अरे ये तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ उमेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो? आयुषी ने उमेश को झड़कते हुए कहा। लेकिन उमेश को टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इस हालत का जिम्मेदार उमेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर उससे दूर है, फिर वो पेट से कैसे रह गई? खैर जो भी हो, पर कांताबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ ये कुकर्म किया है उसे वो छोड़ेगी नहीं। ये भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। आयुषी उमेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए उमेश ने कहा, और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। उमेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यह फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर आयुषी को उमेश पर शक होने लगा था। आयुषी सोचने लगी थी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वो इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया, पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने उमेश पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो? आयुषी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देख आयुषी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। आयुषी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो कांताबाई? फिर एक सवालिया नजरों से वो कांताबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर रूपा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई, पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मढ़ने की कोशिश कर रही है। आयुषी ने तैसमाते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता है, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सभी को आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वो भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर आयुषी को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था, बेशरम कहीं का, सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे। छी छी, अपना ही सिर पकड़कर आयुषी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को उमेश घर आया तो आयुषी ने उसे कांताबाई की कही सारी बातें बता दी। उमेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वो औरत, एक रोज मुझसे ही पैसा मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है, मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर वो हमेशा पैसे की मांग करने लगी, तब मैंने मना कर दिया, शायद इसलिए मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है, सफाई देते हुए उमेश ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि समय ज़्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है, तो अब तो जांच से ही पता चल जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नज़रें उमेश पर गड़ाते हुए आयुषी ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बार बार मुझे ये बातें ना सुनाओ। उमेश ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। आयुषी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो उमेश भी नहीं सोया था। आयुषी भी अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और उमेश के ऑफिस जाने के बाद आयुषी ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही आयुषी ने आवाज देते हुए कहा। कांताबाई आयुषी को अंदर अपनी कोठरी में ले गई। आयुषी ने कहा, रूपा, अगर तुम सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ कर दो। आयुषी ने कहा, हाँ कर दिया, अब बोलो। आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर लेट आई थी, जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया और मैं अपने घर जाने लगी तो साहब ने कहा कि एक कप चाय बना दो, फिर चली जाना। चाय देकर मैं जाने लगी तो वे बोले कि रूपा थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई चाय की तारीफ करने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती है, चाय क्या उसके बनाए खाने में भी स्वाद नहीं होता है। फिर कहने लगे कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। वे रोज मेरी तारीफ करने लगे। बोलते बोलते रूपा चुप हो गई। रूपा फिर कहने लगी, साहब ने एक रोज मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है।
उनकी नज़रें और उनकी कही बातों को मैं समझ गई। फिर कहने लगी, देख रूपा, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर की ज़रूरत है और सभी को चाहिए ही। तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती है। साहब रोज मुझे पैसे पकड़ा देते थे, कहते थे कि अपनी दीदी को कुछ ना बताना, कभी भी किसी चीज़ या पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल संकोच मत करना। तुम जरा लेट ही काम करने आया करो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने को मिल जाया करेगी। साहब की सारी बातें मुझे सच्ची लगने लगी थी और रूपा की आंखों में आंसू बह निकले। आयुषी ने कहा, आगे क्या हुआ वो बताओ। मैं साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और फिर मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये सब होगा, कहकर रूपा फफक फफक कर रो पड़ी। बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। आयुषी सोचने लगी। मैडम जी, कल साहब भी आए थे, माफ़ी मांग रहे थे, कहने लगे कि एक डॉक्टर को जानते हैं और फिर मुझे वहाँ ले गए, मगर डॉक्टर ने गर्भपात करने से ये कहकर मना कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। साहब उसे पैसों का लालच भी देने लगे कि डॉक्टर आप आराम से सोचना, हम परसों फिर आएंगे। रूपा तुम कल जाओ, मैं भी पीछे से आती हूँ। साहब को मत बताना कि तुमने मुझे कुछ बताया है। रूपा को समझाकर आयुषी अपने घर वापस आ गई। उमेश सुबह ऑफिस कहकर घर से जल्दी निकल गया। आयुषी तो इसी ताक में थी। उसने उमेश का पीछा किया, देखा तो उमेश ने अपनी गाड़ी एक क्लिनिक के पास रोक दी। रूपा वहां पहले से खड़ी थी। दोनों ही क्लिनिक के अंदर गए। आयुषी भी उनके पीछे चल पड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये गर्भपात अब नहीं हो सकता है, इनकी जान को खतरा है, डॉक्टर उमेश से कह रहा था। आयुषी दंग थी कि उमेश पहले भी रूपा को यहाँ लेकर आ चुका है गर्भपात करवाने, और मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर, आप जितना पैसा कहेंगे दूंगा, पर आपको ये गर्भपात किसी भी तरह से करवाना ही पड़ेगा, उमेश गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहे जा रहा था। पैसा है ही ऐसी चीज की पाप भी पुण्य लगने लगता है। अतः डॉक्टर रूपा का गर्भपात कराने के लिए तैयार हो गया। आयुषी अब अपने आप को नहीं रोक पाई। नर्स रोकती रही। वो दनदनाते हुए क्लिनिक के अंदर चली गई। आयुषी को देखते ही उमेश के पसीने छूटने लगे और डॉक्टर कहने लगा, कौन है आप, ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? जैसे आप बिना परमिशन के एक औरत का गर्भपात करने जा रहे हैं डॉक्टर, क्या आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? आयुषी ने गुस्से में कहा। डॉक्टर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैं तो कब से इस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर उमेश भी कहने लगा, आयुषी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये चरित्रहीन औरत है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि इसने मुझे कैसे। उमेश की बात पूरी होने से पहले ही आयुषी ने फिर एक झनातेदार चाटा उमेश के गाल पर जड़ दिया। चुप, एकदम चुप, अब और नहीं। छल फरेब धोखेबाजी सब कुछ तो तुमने मेरे साथ कर दिया है। चरित्रहीन रूपा नहीं तुम हो, तुमने इसकी गरीबी का फायदा उठाया है, अब इसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। आयुषी, मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, अंतिम बार मेरा भरोसा कर लो, उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भरोसा और तुम्हारा, वो तो इस जन्म में नहीं होगा। अपनी गलती को सुधारने का एक ही उपाय है कि इस बच्चे को अपना नाम दे दो, वरना उम्र भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आयुषी ने दो टूक शब्दों में कह दिया। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, अब मैं जो कह रही हूँ वो करो, तुम इस बच्चे को अपना लो, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। दोनों ने सहमति से तलाक लिया और उमेश रूपा को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगा। आयुषी को पता चला कि रूपा अब ठाठ से रहती है और उमेश का सारा पैसा ऐंठ लेती है। एक रोज सुबह दरवाजे पर खटखट हुई तो देखा एक बड़ी दाढ़ी बिखरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। आयुषी, मैं उमेश, तुम्हारा गुनहगार। इससे पहले कि वे कुछ और कहता, आयुषी गरज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? चले जाओ यहाँ से, ना मैं और ना ही मेरे बच्चे तुम्हारी सूरत देखने को तैयार हैं। उमेश गिड़गिड़ाया। आयुषी, रूपा गली के एक डॉक्टर के साथ भाग गई, वो मेरा पैसा भी ले गई, अब तुम ही मेरा आसरा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आयुषी ने बेरुखी से दरवाजा बंद कर दिया, पर घंटे भर तक वो दरवाजे पर ही सिसकती रही। उमेश से कभी वो कितना प्यार करती थी, आज वो धोखेबाज गिड़गिड़ा रहा है, पुराने प्यार का हवाला दे रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकी। बच्चों से भी नहीं कह सकती कि उनका पिता आया था। ये जहर तो उसे अकेले ही पीना होगा।